हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। चारों ओर सन्नाटा था। माउंटेन लॉर्ड ही उस भागती लड़की की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उसका पूरा ध्यान अब सिर्फ एक ही बात पर था जो उसने अभी सुना। तभी अचानक भीड़ में हलचल हुई। देखो देखो, लुओ क्लैन ने नया ऐलान किया है। सारा बाजार उस दिशा में दौड़ पड़ा। माउंटेन लॉर्ड ही भी उत्सुकता से वहीं बढ़ा। 8 एम्परर्स में तो कोई भी लुओ नाम का नहीं है। वो भीड़ के पीछे जाकर उस दरवाजे पर टंगे सुनहरे कागज को देखता है। उसकी नज़र जैसे ही एक नाम पर ठहरी उसका चेहरा बदल गया। जुओफान। जुओफान, ये नाम मैंने कहीं सुना है, वो बुदबुदाया। एन्चांटिंग एम्प्रेस ने कहा था कि डिमोनिक एम्परर के पास एक चालाक आदमी है जो चू चिंग चंग से जुड़ा है। लेकिन अगर वो डिमोनिक एम्परर का आदमी है तो यहाँ एन्चांटिंग एम्प्रेस की ज़मीन में क्या कर रहा है? इससे पहले कि वो और सोचे, भीड़ के बीच बातचीत शुरू हो गई। लुओ क्लैन तो भगवान का रूप निकली। जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इन्होंने हमें सहारा दिया। पहले तो 8 एम्परर्स हर समय लड़ते रहते थे और सारा बोझ आम लोगों पर पड़ता था, लेकिन जब से स्टुअर्ट जुओ ने जिम्मेदारी ली है सारी धरती शांत है। क्या लुओ क्लैन पूरे 8 लैंड्स को चला रही है? माउंटेन लॉर्ड ही ने एक आदमी को गले से पकड़ लिया और चिल्लाया, तू बकवास क्या कर रहा है? 8 एम्परर्स कहाँ गए? लुओ क्लैन कैसे हुकूमत कर सकती है? वो आदमी दर्द से कराह उठा। लगता है आप बहुत पीछे के ज़माने में जी रहे हो। 1 साल पहले 3 एम्परर्स मारे गए और बाकी गायब हो गए। अब कोई 8 एम्परर्स बचे ही नहीं हैं। माउंटेन लॉर्ड हे की आंखें सिकुड़ गईं। सेक्रेड माउंटेन से जो 3 नए एम्परर्स आए थे वो कहाँ हैं? उस आदमी का चेहरा जैसे तिरस्कार से भर उठा। वो, उन्हें एम्परर्स कहते हो? उनके आने के बाद तो और भी मौतें हुईं। हर जगह तबाही थी, लेकिन शुक्र है लुओ क्लैन ने आकर सब संभाल लिया, वरना लोग तो पहाड़ों की ओर भाग गए होते। और पूछ लो, आज की तारीख में हर कोई लुओ क्लैन की बात मानता है। सेक्रेड माउंटेन्स का डर न होता तो हम कब का बगावत कर चुके होते। माउंटेन लॉर्ड ही की मुट्ठी कांप उठी। उसने उस आदमी को जमीन पर फेंका और एक जोरदार थप्पड़ मारा। पा! उसकी दांतें टूट गईं, मुंह से खून बह निकला। तूने सेक्रेड माउंटेन्स के डिसाइपल्स को बदनाम किया और मैं सिर्फ थप्पड़ मारकर छोड़ रहा हूं। ये तेरे लिए रहम है। लोग सहम गए और तितर बितर हो गए। माउंटेन लॉर्ड ही बस उस सुनहरे ऐलान को घूरता रहा, फिर उसे चीर कर फेंक दिया। आके पहले रूबी क्लाउड सेक्ट का पता लगाता हूँ, लुओ क्लैन को बाद में देख लूंगा। 1 घंटे बाद वो रूबी क्लाउड सेक्ट के खंडहरों के सामने खड़ा था। उसका गला गरजा, एन्चांटिंग एम्प्रेस बाहर निकलो। आवाज़ से आसमान कांप उठा। पूरी पर्वतमाला थरथराने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। माउंटेन लॉर्ड ही का चेहरा स्याह पड़ गया। वो औरत छुप गई है, लेकिन कहाँ? क्रैक! एक टहनी टूटी और वो तुरंत उस दिशा में बढ़ा। वहाँ एक लड़की कांप रही थी। उसने उसकी कंधे से पकड़ लिया। मुझे मत मारो मास्टर, मुझे मत मारो। हवा में उड़ते बाल हटे तो वो पहचान गया। रूबी क्लाउड सेक्ट की शिष्या फैंग मिन थी। एन्चांटिंग एम्प्रेस कहाँ है? बता। ये एन्चांटिंग एम्प्रेस? लड़की की आंखें सुनी थीं, जैसे आत्मा ही कहीं खो गई हो। वो बुरी तरह रोने लगी। नहीं, मुझे वापस मत भेजो मास्टर, मुझे मत मारो। मैं वापस नहीं जाऊंगी। ये लड़की इतनी बुरी हालत में कैसे पहुंच गई? माउंटेन लॉर्ड ही ने ठंडे चेहरे से उसे देखा और उसकी खोपड़ी में अपनी उंगलियां घुसेड़ दी। फैंग मिन का चेहरा खून से सन्न गया। उसकी आंखें बाहर को निकल आईं। डर मत, सोल सेपरेटिंग आर्ट से तेरी यादें जागेंगी। अब बता, तू कौन है? रूबी क्लाउड सेक्ट की हेड डिसाइपल फैंग मिन। उसका चेहरा गुब्बारे की तरह फूल गया। दर्द ने उसके शब्दों को सपाट कर दिया था। अब उसकी आत्मा माउंटेन लॉर्ड ही के हाथ में थी। झूठ बोलना असंभव था। एन्चांटिंग एम्प्रेस कहाँ है? हिडन ड्रैगन माउंटेन, ब्रोकन केव। क्या कर रही है वहाँ? सी कल्टिवेटिंग। कौन सा कल्टिवेशन? फांगमिन की रूह कांपने लगी। उसका चेहरा और भी विकृत हो गया। मालूम नहीं, मास्टर बहुत बदल गई हैं। अब वो लोगों को धूल बना रही हैं। उनका गुस्सा विकराल हो गया है। मेरी बहनों को उन्होंने कल्टीवेशन प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किया। सीनियर आंट में भी नहीं बची। मैं किसी तरह भाग गई।
वो मुझे वापस चाहती है। मैं वापस नहीं जाऊंगी। नहीं। आग। उसकी आत्मा बुरी तरह कांपी और जोर की गूंज हुई। फैंग मिन ने अपनी आत्मा को खुद ही विस्फोटित कर दिया। पूरा रूबी क्लाउड सेक्ट धूल में मिल गया। आधा तो पूरी तरह तबाह हो गया। जब धूल बैठी, माउंटेन लॉर्ड ही अपने कपड़े झाड़ता हुआ खड़ा था। उसके चेहरे पर सिर्फ हैरानी थी। आखिर हो क्या रहा है इस दुनिया में? एन्चांटिंग एम्प्रेस ने लोगों को किडनैप करके कल्टीवेशन की, लेकिन ऐसा कौन सा काला जादू है जो उसकी खुद की शिष्या को पागल बना दे? माउंटेन लॉर्ड ही की आंखों में नफरत की आग थी। होंठों पर तिरस्कार भरी हंसी उभरी। ठीक है, अब मैं खुद देखूंगा कि तुम औरतें क्या जहन्नुम रच रही हो। फिर एक झटके में वो हवा में गायब हो गया। 2 हफ्ते बाद हिडन ड्रैगन माउंटेन पर, ब्रोकन केव के बाहर, चारों ओर सिर्फ लाशों की गंध थी। जमीन खून से लाल थी। माउंटेन लॉर्ड ही जान गया कि वो सही जगह पर पहुंचा है। बिना रुके गुफा के अंदर घुस गया। अंदर का नज़ारा देखकर उसका खून जम गया। गुफा बेहद विशाल थी, लेकिन उसके सामने जो दृश्य था वो किसी नरक से कम नहीं था। हड्डियों के पहाड़ जो लगभग पूरी गुफा को भर चुके थे। जगह जगह उड़ती धूल और फटे चिटे कपड़ों के टुकड़े हर ओर फैले थे, जैसे ये कोई समाधि स्थल हो। माउंटेन लॉर्ड ही ने हवा में हाथ लहराकर धूल को हटाया और कपड़ों के बीच से एक टुकड़ा उठाया। उसके चेहरे की सख्ती एक झटके में टूट गई। ये कपड़ा टुकड़ा उसे बहुत अच्छी तरह से याद था। उसी का था, उसका बेटा। यही टुकड़ा तो एन्चांटिंग एम्प्रेस ने उसे दिखाया था, और अब वही कपड़ा यहाँ हड्डियों के ढेर में। उसका चेहरा एक पल में क्रोध से सुर्ख हो गया। नीच औरत, बाहर निकल। तूने ही मेरे बेटे को मारा है ना? मुझे बेवकूफ बनाकर ये गंदा खेल खेला तूने। अब तुझे चीर के रख दूंगा। उसकी दहाड़ से पहाड़ कांप उठा। गुफा में बवंडर से उठ खड़े हुए। शिलाएं चटकने लगीं। हाय ही, एक अजीब सिहरन भर देने वाली हंसी हवा में गूंज उठी। राख के बीच से एक औरत प्रकट हुई, शाही परिधान में, लेकिन उस पर अब कोई गरिमा नहीं बची थी। उसके बाल बिखरे थे, चेहरा स्याह हो चुका था और उसकी आंखों से काले धुएं जैसी डिमोनिक ऑरा बह रही थी। उसकी आंखों में करुणा नहीं, केवल पागलपन झलक रहा था और उसके होंठ फड़फड़ाए। ब्रदर डोंग, आखिरकार तुम मुझसे मिलने आए। अब कब ले जाओगे मुझे सेक्रेड माउंटेन्स? हम साथ रहेंगे ना हमेशा? यानेर। माउंटेन लॉर्ड हे की आंखें कांप उठीं जब उसने वो परिचित कपड़ा देखा और उसे अपने बेटे की याद आई। गुस्से से उसकी रगें फटने लगी। एन्चांटिंग एम्प्रेस, क्या तुम पूरी तरह पागल हो चुकी हो? ये भूतों जैसा लुक क्या है तुम्हारा? एन्चांटिंग एम्प्रेस ने उसकी ओर आंखें मटकाते हुए मुस्कुराया। क्यों भाई डोंग, तुम्हें तो मेरी सूरत से प्यार था ना? अब क्या हो गया? पहले तुम एक आकर्षक स्त्री थी, अब एक डरावनी चुड़ैल लग रही हो। घिन आती है तुम्हें देखकर। एन्चांटिंग एम्प्रेस की मुस्कान गायब हो गई और वो तड़प कर बोली, हे हाओ डोंग, मैं बूढ़ी इसलिए हुई क्योंकि मैं तुम्हारे लिए 9 सेरेनिटीज़ की कब्र में गई थी, जहाँ की डिमोनिक एनर्जी ने मुझे बदल दिया। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, और तुमने तो मुझे बस एक खिलौना समझा। सेक्रेड माउंटेन्स ले जाने का वादा किया था, मगर जब मैं बूढ़ी हुई तुम लौटे भी नहीं। हे हाओडोंग ने ठंडी हंसी हंसी। वादा? तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हारे लिए सेक्रेड माउंटेन्स का फ्यूचर त्याग दूंगा? वहाँ खून और ख़ानदान चलता है। तुम्हारे जैसे आम लोग वहाँ कोई जगह नहीं पा सकते। मैंने तुम्हें एक कल्टीवेशन मेथड दी और तुम एम्परर रेल्म तक पहुँची। इसी में खुश रहो। मुझे तुम्हारे वादों से कुछ ज़्यादा चाहिए था। वाह, तुमने सच में सोचा कि बिस्तर की बातें सेक्रेड माउंटेन्स तक ले जाएंगी तुम्हें? यानर, तुम इतनी नाइव तो नहीं थी। उसने सिर ऊंचा किया। मैं छठे सेक्रेड माउंटेन का वारिस था। तुम्हारे जैसी किसी औरत के लिए अपना भविष्य क्यों बर्बाद करता? एन्चांटिंग एम्प्रेस कांप उठी। उसके चेहरे पर पीड़ा के साथ घृणा भी थी, और फिर उसने पेट पर हाथ रखा। ही हाओडोंग की आंखें लाल हो गईं। तुम्हारा मतलब है? हाँ, मगर क्या फ़ायदा? तुम्हारे दिल में बस घृणा थी।
ही शाओफोंग ही तुम्हारा इकलौता बेटा था और उसी का बदला मैंने लिया। तुमने सच में मेरे बेटे को मार डाला? ही हाओडोंग का चेहरा स्याह हो गया। कमीनी औरत, आज मैं तुझे नर्क भेज दूंगा। एन्चांटिंग एम्प्रेस एक डरावनी हंसी हंसती हुई धुएं में बदल गई। चलो भाई डोंग, बाहर लड़ते हैं। ठहर जा चुड़ैल। बाहर आकाश में एन्चांटिंग एम्प्रेस पूरी तरह काले एनर्जी में लिपटी थी। उसके पीछे दो काले कमल थे जिनके चेहरों पर भूतों जैसी आकृतियां थीं। ही हाओडोंग की आंखें चौड़ी हो गईं। सेक्रेड बॉडी, तुम सेंट रैलम तक पहुंच चुकी हो? एन्चांटिंग एम्प्रेस हंसी। तुम्हें लगा था तुम्हारा दिया हुआ घटिया कल्टीवेशन मेथड मुझे रोक लेगा, मगर ऊपर वाला जिसे बुलाना चाहता है उसे कोई नहीं रोक सकता। सेक्रेड माउंटेन्स के बाहर भी कुछ विधियां होती हैं। ये सेंट रेल्म की शुरुआत है और मैं पीक सेंट हूँ। ही हाओडोंग के चारों ओर बिजली की लपटें चमकने लगीं। एक 300 मीटर ऊंचा थंडर वज्रा बना। उसके हाथ में 12 डिवाइन सोर्ड्स थीं। पूरा आकाश कांप उठा। एन्चांटिंग एम्प्रेस की पलकें कांपीं, मगर फिर उसका चेहरा पागलपन से भर गया। उसके डिमोनिक बॉडी ने हमला किया और उसके पीछे के काले कमल मुंह बनाकर थंडर वज्रा को निगलने दौड़े। बैम! बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ कमल राख हो गए। ही हाओडोंग हंसा। बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक उसने एक और बिजली की तलवार खींची और पल भर में 72 वार किए। बूम! दुष्ट राक्षसी आकृति फट गई। एन्चांटिंग एम्प्रेस जमीन पर गिरी, खून थूकते हुए। वो अधमरी थी, उसकी सांसें डूब रही थीं। ही हाओडोंग सेक्रेड बॉडी को वापस खींचते हुए आगे बढ़ा और उसका गला पकड़ लिया। तेरे जैसे राक्षस को जीने का कोई हक नहीं। एन्चांटिंग एम्प्रेस हंसी। वो अब एक पागल बुझे हुए दिए जैसी थी। तुझे मौत का डर नहीं? ही हाओडोंग उसकी हंसी पर भड़क गया। ठीक है, मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं तुझे मौत से भी बुरा दिखाऊंगा। एन्चांटिंग एम्प्रेस का चेहरा अब भी तिरस्कार से भरा था। तू हंस क्यों रही है? क्योंकि कोई भी चीज़ एक डाइंग औरत के लिए मौत से बुरी नहीं हो सकती। उसकी हंसी में अब सिर्फ पीड़ा और उपहास था। ही हाओडोंग कुछ पल को हिचकिचाया और तभी उसने देखा एन्चांटिंग एम्प्रेस की टांगें राख बनने लगी थीं। ये क्या हो रहा है? एन्चांटिंग एम्प्रेस ने उसकी ओर देखा। भाई डोंग, मुझे पहले ही पता था। ये मेरी आखिरी लड़ाई है। कम से कम मैं अपने गुस्से और दर्द को शब्दों में तो निकाल पाई। मगर तुम नहीं जान पाओगे, कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे बेटे की असली मौत के पीछे कौन था। हाँ हाँ हाँ। वो राख में बदल रही थी और ही हाओडोंग सेंट रियल्म में होते हुए भी बस देखता रह गया। क्या? ही हाओडोंग की आंखें पागलों सी फटी की फटी रह गईं। उसने बुरी तरह कांपती एन्चांटिंग एम्प्रेस को झिंझोड़ा और गरजा। तुमने मेरे बेटे को नहीं मारा तो फिर किसने? बोलो। लेकिन उस क्षण जब एन्चांटिंग एम्प्रेस की देह पर फैला हुआ काला एनर्जी उसे जिंदा निगलने लगा, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके होठों पर एक कड़वी सी मुस्कान उभर आई और उसके मन में एक के बाद एक स्मृतियां तैरने लगीं। स्टीवर्ट जुओ, तुम सच में लाजवाब निकले। सब तुम्हारी चाल में फंस गए। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। डीमोनिक एम्परर की वो रहस्यमयी कल्टीवेशन मेथड, ही शाओफंग की मौत और यहाँ तक कि चिंगचंग की गायबियत भी, इन सब के पीछे तुम ही हो। मैं बस एक सॉवरेन रेल्म की विधि पाने के लिए इतनी अंधी हो गई थी कि कुछ भी देखने की सुध नहीं रही। सभी में बस तुम ही हो जो असली विजेता निकले। एक एक को मोहरे की तरह चलाया और सब लैंड चुपचाप तुम्हारे कब्जे में आ गए और हम सब इस घटिया कल्टीवेशन मेथड की दलदल से कभी उबर ही नहीं पाए। क्या ही गहराई थी तुम्हारी सोच में, कितना परिपूर्ण था तुम्हारा जाल। लेकिन मैं मरते समय इस अभिशप्त विधि को किसी और पर नहीं थोपूंगी जैसे तुमने हम पर थोप दिया था। सॉरी स्टीवर्ट जुओ, इस बार मैं तुम्हें निराश करूंगी। मैं ही हाओडोंग से नफरत करती हूँ, हाँ, लेकिन एक वक़्त था जब उससे प्यार भी किया था। वो चाहे कुछ भी समझे, पर मेरा दिल कभी झूठा नहीं था। हाँ हाँ हाँ। एन्चांटिंग एम्प्रेस, बोलो ना।
ही हाउडोंग की आवाज़ गूंज उठी, तड़प, रोष और बेचैनी से भरी। मुझे बताओ, मेरे बेटे को किसने मारा? मगर एन्चांटिंग एम्प्रेस की पलकों में अब कोई हरकत नहीं थी। मैं नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हें किसी और की औलाद के लिए बदला लेने का मौका नहीं दूंगी। ये मेरी आखिरी स्वार्थी इच्छा है। उसी क्षण एन्चांटिंग एम्प्रेस, फेयरवेल। एक जानी पहचानी और ठंडी आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी। एन्चांटिंग एम्प्रेस के दिल में आखिरी लहर उठी। एक हल्की सी सिहरन, एक जानी पहचानी उपस्थिति, और फिर उसका शरीर पूरी तरह राख बन गया। हवा में बिखरते काले कणों के बीच बस ही हाओडोंग की क्रूर और चुप होती चीखें गूंजती रहीं, और उस रहस्य का पर्दा कभी नहीं उठा। शाओफेंग को असल में मारा किसने? एन्चांटिंग एम्प्रेस की भौं कांप उठी। जुओ फान, एक शांति से भरी ठंडी आवाज़ उसके दिल तक चुभ गई। तुम मुझे डिमोनिक एम्परर जुओ इफान कह सकती हो, एक पुराना दोस्त। क्या कहा? जुओ फान की आंखें बंद थीं, मगर उसकी आत्मा तक पहुंचने वाला संदेश हवा में घुल रहा था। बहुत कम लोग जानते थे तुम्हारे उस रिश्ते के बारे में, लेकिन 8 एम्परर्स में से कुछ को पता था, और मैं उनमें से एक हूँ। मैं सिर्फ एक पुरानी रंजिश खत्म करने आया था। मैंने तुम्हें तुम्हारे अधूरे रिश्ते को खत्म करने का मौका दिया, लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया। एन्चांटिंग एम्प्रेस की हंसी गूंज उठी। तो असली वजह ये थी, तुम लौट आए हो और अब 8 एम्परर लैंड्स को एक कर चुके हो। तुम्हारा नाम अब वाकई जुओफान के लायक है, क्योंकि पहले भी तुम सबसे शक्तिशाली थे। काला एनर्जी और ज़्यादा उग्र हो गया, और अगले पल एन्चांटिंग एम्प्रेस राख बनकर हवा में बिखर गई। ही हाओडोंग के हाथों में अब बस कुछ राख और एक फटा हुआ कपड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे उसके बेटे की मौत के बाद मिला था। वो आसमान की तरफ देखता रहा, भ्रमित और टूटा हुआ। आखिर चल क्या रहा है? मेरे बेटे को मारा किसने? चिंगचेंग कहाँ है? क्या एन्चांटिंग एम्प्रेस बेकसूर थी? तभी एक ठंडी मुस्कान के साथ ज़मीन से उठता हुआ जुओफान बोला, तुम्हें वक़्त आने पर सब पता चल जाएगा माउंटेन लॉर्ड ही। अभी उतावले मत हो। जुओफान ने अपने कपड़े झाड़े और वहाँ से चला गया। 1 महीने बाद लुओ क्लैन के बेस पर जुओफान अपने स्टडी में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने एक बुकशेल्फ को हल्का सा धक्का दिया, और वो सरक कर एक गुप्त तहखाना खोल गया। वहाँ एक लकड़ी की दीवार पर 8 एम्परर्स के नाम लिखे 8 टुकड़े टंगे थे। 3 गायब थे। जुओफान ने एन्चांटिंग एम्प्रेस की वुडन टोकन निकाली और मुस्कराया। फेयरवेल एन्चांटिंग एम्प्रेस। उसने वो टुकड़ा पीछे फेंका। हवा में ही वो जल उठा और सीधा एक लोहे की अग्निकुंड में गिरा। जुओफान। चूचिंगचंग अचानक अंदर आई। चेहरा मुस्कुराता था, लेकिन जैसे ही उसने टोकन्स की पंक्ति देखी, उसका चेहरा सख्त हो गया। ये क्या कर रहे हो? ये सब जलाना? ये साफ सफाई है? जुओफान हल्के से मुस्कुराया। हाँ, बस सफाई कर रहा था। चूचिंगचंग का ध्यान अग्निकुंड में जलते टुकड़े पर गया, जिस पर अब भी एन्चांटिंग एम्प्रेस का नाम कुछ हद तक पढ़ा जा सकता था। तुमने मेरी मास्टर का टोकन क्यों जलाया? जुओफान गंभीर हुआ। चिंगचेंग, वो औरत जिसने तुम्हारे परिवार को तोड़ा, तुम अब भी उसकी इतनी परवाह करती हो? चूचिंगचंग की आंखों में पीड़ा थी। वो धीमे से बोली, मैं उससे नफरत करती हूँ, लेकिन उसने मुझे पाला था 1 सदी तक। वो मेरी मास्टर थी। जुओफान गहराई से बोला, अगर तुम्हें खुद से उसे मारना पड़ता तो क्या करती? चूचिंगचंग कांप गई, आंखों में आंसू भर आए। मुझे नहीं पता, मैं उसका सामना नहीं कर सकती जुओफान। मुझे समझ नहीं आता क्या सही है। जुओफान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आता वो तथी, तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। तुम्हारी मास्टर मर चुकी है। क्या? जुओफान गंभीरता से बोला, अगर मैं तुम्हारी जगह होता जिसने अपने परिवार को खोया, तो मैं शायद बदले की आग में उसे ख़त्म कर देता। लेकिन फिर मैं सोचता, जिसने मुझे पाला उसे मैं कैसे मार सकता? एक डिसाइपल को फिर भी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए।
तुम्हें अब उसे मारने की ज़रूरत नहीं रही। अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ बाकी है तो उसका अंतिम संस्कार कर दो। ये सिर्फ मेरा सुझाव है। आखिर में जो तुम्हारा दिल कहे वही करो। चू चिंग चंग ने आंसू पोंछे और बोली, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं उसे मार नहीं सकती थी, लेकिन उसका अंतिम संस्कार एक डिसाइपल की जिम्मेदारी है। ये मेरी आत्मा को शांति देगा। बहुत अच्छा, जुओफान मुस्कराया। जाओ, बाकियों को बता दो और तैयारी करो। कडली नहीं। चू चिंग चंग निकल गई, लेकिन जाते जाते एक बार फिर उन टोकन्स को देखा, जिनमें अब केवल 4 बचे थे। जुओफान ने धीरे से कहा, एंड देन देयर वर 4। 8 एम्परर्स में अब बस 4 बचे हैं। अब तुम निश्चिंत होकर सुप्रीम डिमोनिक कल्टीवेशन मेथड की ओर बढ़ सकते हो, है ना? स्टीवर्ट जुओ, ली जिंगतियन अंदर आया, उत्साहित। मिस चू ने कहा कि तुमने सब संभाल लिया। क्या तुमने सच में कर दिखाया? जुओफान ने सिर हिलाया। एन्चांटिंग एम्प्रेस से मिला था। वो अब सेंट बन चुकी थी, एक ही साल में। ली जिंगतियान हंसा। हजारों साल में जो न कर सकी वो 1 साल में कर लिया। तुम्हारे पास तो डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट है, स्टीवर्ट जुओ। ली जिंगतियन आंख मारते हुए बोला, उससे तो तुम सॉवरेन तक पहुंच सकते हो। जुओफान गंभीर हो गया। डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट बहुत तेजी से पावर देता है, लेकिन ये इंसान के दिल में डीमन भर देता है। ट्रू एसेंस इसी में है। धीरे चलो ताकि उन डीमंस पर विजय पा सको। कल्टीवेशन का मतलब खुद को शुद्ध करना है, न कि खुद को खो देना। जो लोग बस शक्ति के पीछे भागेंगे वो जाओ चन और बाकी 8 एम्परर्स की तरह बर्बाद हो जाएंगे। ली जिंगतियन मुस्कुराया। स्टुअर्ट जो, ये बातें हमें नहीं, एल्डर डैन जैसे लोगों को समझाओ। हम तो बस तुम्हारे साथ खड़े हैं। उधर ही हाओडोंग एन्चांटिंग एम्प्रेस की मौत देख चुका था, लेकिन मन में सवाल बाकी थे। अगर उसने नहीं मारा तो मेरे बेटे को किसने मारा? वो महीनों से जवाब ढूंढ रहा था, पर कुछ नहीं मिला। अब सेक्रेड माउंटेन्स के लिए कुछ और ज़रूरी था। 8 एम्परर्स लैंड्स का कंट्रोल अब उनके हाथ में नहीं रहा। ये उनकी हार थी, एक जहरीली, अपमानजनक हार। माउंटेन लॉर्ड ही 7th सेक्रेड माउंटेन के भव्य हॉल के बाहर कुछ सेंट्स झुककर बोले। ही हाओडोंग ने हल्का सा हाथ उठाया और पूछा, बाकी माउंटेन लॉर्ड्स अंदर हैं? माउंटेन लॉर्ड्स अभी चर्चा में व्यस्त हैं, एक सेंट बोला झुककर। हमें उन्हें सूचित करने दें। ही हाओडोंग ने दांत पीसे। सूचना वूचना छोड़ो, चर्चा नहीं, धोखा चल रहा है। हम नीचे खून पसीना बहाएं और यहाँ तुम सब आराम से चाय पीते हुए चर्चा कर रहे हो। वो बिना किसी की अनुमति के भीतर घुस गया। सभागार के ऊंचे आसन पर बैठे एक बुजुर्ग, जिनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनके घुटनों तक लटक रही थी, हल्की मुस्कान के साथ बोले, हाओडोंग आओ बैठो। हम तो बस ये चर्चा कर रहे थे कि नीचे भेजे गए हमारे 3 शिष्य काम अच्छा कर रहे हैं। लोगों के बीच शांति कायम है। लगता है उनमें आज भी लीडरशिप की कैपेबिलिटी है। हम सोच रहे थे कि और 3 को भेजें, बाकी बची एम्परर लैंड संभालने। तुम्हारी 6th सेक्रेड माउंटेन से कोई योग्य डिसाइपल हो तो बताओ। इस बार तुम्हारी बारी है। हा हा हा। ही हाओडोंग ने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। और भेजो मूर्खों को, ताकि वे किसी और की धुन पर नाचते रहें। और सबसे बुरी बात यह है कि उन्हें पता ही नहीं कि असली खेल क्या चल रहा है। वो गहरी सांस लेकर कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गया। भाइयों, तुम सब ऊपर सेक्रेड माउंटेन्स पर बैठे सिर्फ उन नालायकों की वाहवाही सुन रहे हो, लेकिन जो असल में नीचे चल रहा है उसकी खबर तक नहीं। जरा किसी को नीचे भेजकर देखो। वहां अब 8 एम्परर्स का राज नहीं, बल्कि लुओ क्लैन का नाम गूंज रहा है। वहां के लोग अब सेक्रेड माउंटेन्स का नाम तक नहीं जानते, और जिन 3 यंग मास्टर्स को हमने भेजा वो तो ऐसे कठपुतली बन चुके हैं जिनके धागे अब किसी और के हाथ में हैं। क्या? बाकी 6 बुजुर्ग चौंक उठे। एक ने सख्त लहजे में कहा, हाओडोंग, तुम सीधे सीधे बताओ ना, चल क्या रहा है वहां? ये लुओ क्लैन कौन है? हमने तो कभी इनका नाम तक नहीं सुना। ही हाओडोंग का चेहरा तमतमा गया। उसने चुपचाप एक गहरी सांस ली। इन मूर्खों को क्या पता, ये सेक्रेड माउंटेन्स पर बैठे सिर्फ सालाना ट्रिब्यूट के हिसाब किताब में लगे रहते हैं।
नीचे जो हमारे डिसाइपल्स कर रहे हैं वो किसी नरक से कम नहीं, फिर भी ये समझते हैं कि सब ठीक है। और अब जब लोगों की सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी तो लुओ क्लैन ने बिना एक भी तलवार चलाए सारा कंट्रोल ले लिया। इन बूढ़ों को समझाना मतलब पत्थर पर पानी मारना है। ही हाओडोंग ने अपनी चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। फिर वह शांत आवाज में सब कुछ बताने लगा, जो उसने नीचे देखा, महसूस किया और जिस ह्यूमिलिएशन का स्वाद चखा। बाकी 6 माउंटेन लॉर्ड्स पहले तो अवाक रह गए, फिर एकदम से उनकी आंखों में गुस्सा उमड़ आया। लो क्लैन, ये घमंडी नीच कैसे हमारे सेक्रेड माउंटेन्स को छल सकते हैं? इनकी तो मौत ही सजा है। हमारा नाम ही मिटा दिया इन लोगों ने। लेकिन कोई भी यह नहीं सोच रहा था कि उनके 3 डिसाइपल्स ने वहाँ की मासूम जनता पर क्या क्या जुल्म ढाए थे। कितनी निर्दोष जाने गई थीं, कितनी औरतें, बच्चे बर्बाद हो गए थे। और अब जब लुओ क्लैन ने उस नरक से उन्हें निकाला तो सेक्रेड माउंटेन्स के ये तथाकथित बुजुर्ग गुस्सा कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अब लोग भूलने लगे थे। शायद उन्हें कभी अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं हुआ, शायद उन्हें कभी नीचे की चीखें सुनाई ही नहीं दी, या शायद वो सुनना ही नहीं चाहते थे। सेक्रेड माउंटेन्स अब भी खुद को सुप्रीम समझते थे, लेकिन लुओ क्लैन, उसका स्टीवर्ड जुओ, वो अब हेवन अर्थ रेल्म की ओर बढ़ने वाला इकलौता इंसान था। और इस समय सेक्रेड माउंटेन्स के ये रक्षक बस गुस्से में कुर्सियां पीट रहे थे।